दूसरी तरफ जी पॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता है ऑन एंड ऑफ कुछ नई अपडेट रात को होती है, क्योंकि हम सुबह सुबह आपके साथ जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उसके बाद बहुत सारी हैपनिंग्स हो जाती हैं जी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जो वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी उनके खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का करार दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात की जाए 2024 की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2024 को आइन की शिकों के बरखिलाफ करार दिया जाए, जबकि ऑर्डिनेंस 2024 के तहत उठाए गए जो इक़दामात हैं उसको सियासी और इंतकामी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। फरीकैन को मालूमात तक रसाई के हक़ के तहत मतलूबा जो मालूमात हैं वो फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जबकि पीटीआई की तरफ से दूसरी जानिब पुरअमन एहतजाज के लिए आज दी गई कॉल और जमाते इस्लामी के इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ धरने के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। ये है जी ताज़ा तरीन अपडेट हाई कोर्ट से लेकर और उसके साथ साथ जो धरने एहतजाज है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम आवाम को नहीं भूल सकते। रोज़ हम महंगाई की बात करते हैं और आज भी महंगाई की बात करेंगे जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है यहाँ आकर पाकिस्तान के हालातों वाक़यात देखकर? दो कि आप वर्चुअली उससे अपडेटेड रहते हैं बट स्टिल। नो अर्मिला, इट्स रियली वंडरफुल एंड मैं तो ये कहूँगा कि बाहर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कई बार मायूसी भी फैलाई जाती है। उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है और इवेंचुअली इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, ये मेरा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं इसमें बानी पीटीआई और इस्लामाबाद फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं बात करूँ तो तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया है, क्या समझते हैं ये किस तरह से अदालत का जो फैसला है इससे क्या पीटीआई की जो ओवरऑल अभी सितारे गर्दिश में है उस पर कोई असर होगा? बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बिल्कुल, पीटीआई के पिछले 2 साल से सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बतौर सियासी जमात उनको बहुत ज़्यादा अदालती जंग लड़नी पड़ी, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कराची हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात हों, शाह महमूद कुरैशी के हों या बहुत सारी लीडरशिप के हों। अब नज़र आ रहा है कि उनके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ आ रहा है और उसके अंदर बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा जेन्युइन रिलीफ भी है। उसकी एक वजह देखिए कि जिस तरह ये जो 12 मुकदमात में जब उन्होंने रिमांड देने से इनकार किया तो जज साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जी कि एक मुकदमा ऐसा जिस पे आपने जिसको कहते हैं कि साल 1.5 साल तक आपने रिमांड भी नहीं लिया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और कानून का तकाजा ये है कि रिमांड जो है वो एक शख्स का अदालत के सामने आने के बाद होता है, यानी अदालत में पेश होना है। उन्होंने कहा कि आप अदालत में पेश कर सकते हैं उनको, वहाँ पे खामोशी छा गई। फिर उसके बाद कहा गया कि अच्छा जी अगर आप अदालत में नहीं पेश कर सकते हैं तो वो तो ऑलरेडी जेल में है, तो जेल से रिमांड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कानूनी निकात के हवाले से अदालत ने बेहतर फैसला दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो जेल ट्रायल है उसमें भी अगेन अदालत जो है ना वो जेल के मेरिट्स पे बात कर रही है। जेल ट्रायल इज अ वेरी सीरियस थिंग। एग्जैक्टली, आप समझती हैं ये बात। जेल ट्रायल होता है इंतहाई हाई प्रोफाइल मुकदमात का, और तौहीन या कंटेम्प्ट जो है ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, एक ऐसी चीज़ है जिसका पब्लिक को पता होना चाहिए बजाय ये कि इसको जेल ट्रायल किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने जज साहब ने बड़ा मेरिट पे बात की कि ना तो ये इन कैमरा ट्रायल हो सकता है ना ये जेल में ट्रायल हो सकता है। सो ये एक ऐसा रिलीफ है जिसको देखना होगा कि पीटीआई इससे क्या फ़ायदा उठा सकती है और सबसे बड़ी बात ये कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर क्या इसके थ्रू मैसेज जाता है, ये एक अहम चीज़ है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब ये जो हम बानी पीटीआई के हवाले से बात करें दो कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी देखा है जो अभी मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो इसके अंदर बहुत सारे सवालात और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि यूके पार्लियामेंट हो या अमेरिका हो वहाँ पर ये बात हुई है कि जो पीटीआई के हवाले से या स्पेसिफिकली चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो साबिक चेयरमैन है उनका ये मामला है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे यहाँ बैठकर इलेक्शन लड़ना इटसेल्फ ये एक इंटरेस्टिंग भी बात है और एट द सेम टाइम ये बात इंटरनेशनली भी रजिस्टर हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक, वहाँ से चूंकि आप आए हैं, क्या खबरें हैं, क्या मामलात हैं? देखिए, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है
کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی یا پہلے وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اب آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کے اندر کنٹیسٹ یوں نہیں ہوتا، بلکہ خود جو میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں 2009 میں آئی واز پارٹ آف پرنس لیڈرشپ کورس دیر پرنس چارلز کی طرف سے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نامینیشن ہوتی ہے، بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے جو خود پوری دنیا سے چند شخصیات کو چنتا ہے. اٹ از اے سیریمونیل ڈیزگنیشن، اس میں اس نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، صرف مین ہوتا ہے کہ جی ایک سیریمونیل ہوتا ہے علامتی طور پر. یہ میں اس کو پاکستان کے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں. دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے تو اس کو کسی بھی طرح سے ہمیں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، نان پولیٹیسائز رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں قابل افسوس بھی ہے اور اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کسی بھی صورت میں برطانوی یا امریکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا گورنمنٹس ہیں اس کو انوالو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس کو ایک ڈیسنٹ چینل سے انوالو کریں، ایسے نہ کریں جس سے پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی حکومت خصوصی طور پر ادارے یا ریاست کے اوپر کوئی لفظ اٹھایا جائے یا ان کی کوئی کمزوری ہو. کیونکہ دیکھیے آپ کی شخصیات سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ہاں میں آپ یا اوورسیز پہ بیٹھا پاکستانی وہ پاکستان سے جدا نہیں ہو سکتا، پاکستان کی ریاست سے جدا نہیں ہو سکتا، اور اس کو اسی کا سوچنا چاہیے. ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز شوڈ نیور اوورکم آور نیشنل انٹرسٹ. ایبسلیوٹلی، یو سو رائٹ. ہمارا ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں دو ہمیں اس پہ بڑا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے اوورسیز کی بات کی، ہم سب نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل نظریات سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہم نے چاہے وہ لنڈن کی اسٹریٹس پہ نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، بڑے افسوسناک واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. اور اتنی بری لینگویج کا استعمال کیا جانا، خواتین کا پیچھا کرنا، ان پہ آوازیں کسنا، itself یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے اور اس سے کوئی ہم اچھا امیج پورٹری نہیں کر رہے ہیں. دیٹس رانگ. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو اتنا زیادہ سم ٹائمز ٹریگر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کا دینا سب ڈیمیج کر رہا ہے ہمارے امیج کو؟ بالکل پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بڑی بری طرح خراب ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک پڑھا لکھا شہری کے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی بھی اس طرح کی آپ اس کو انسلٹ کریں یا اس طرح کا بیہیویئر اپنائیں. آپ کا، میں بار بار کہتا ہوں، آپ کا اختلاف رکھنا آپ کا قانونی، جمہوری اور سوشل رائٹ ہے، لیکن اس حق کو اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے استعمال کریں. وہ جیسے انگریزی میں محاورہ ہے نا کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میرا کالر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو آپ کسی کے کالر تک نہ پہنچے. آپ کی آزادی جو ہے وہ کالر سے نیچے نیچے ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے اگزامپل دی اور جو کچھ ہوتا رہا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پبلک اویئرنیس کی وہاں پر بڑی ضرورت ہے. وہاں پر ایک کمپین چلائی جائے. ہم یہاں اگر کرٹیسائز کرتے ہیں نا تو شاید ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اوورسیز پاکستانیوں سے ڈسٹینس کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم حقیقت نہیں سمجھ پا رہے، ہمارے جذبات نہیں پہنچ رہے. میرا خیال ہے ہر پاکستانی ان کے جذبات ضرور سمجھتا ہے، لیکن وہیں پر یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے جذبات میں وہ جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں. یو سو رائٹ. ریڈ لائن کو کراس کرنا اٹس اے بڑا ڈیمیج. اچھا جی، دوسری جانب اب یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا ہماری اکانومی کے اوپر ہم سب آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہے. پوری دنیا بھی دیکھتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور ہماری اکانومی تو آلریڈی سب کے ساتھ IMF پہ ہم ڈپینڈنٹ ہے. ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے. انٹرنلی ہمارے پاس پلاننگ، اسٹریٹجی سب کچھ لیک کر رہا ہے. ہمارا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. کیا کریں گے ہم؟ دیکھیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ اسٹیبلٹی اور استحکام. اور استحکام سے مراد یہ نہیں، معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی مسٹ بی دیئر. آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، موجودہ حکومت ایسے نظر آ رہا ہے کہ بہت مشکلات میں ہے. اس کے اندر، اس کی مشکلات کے اندر جس طرح آپ نے ذکر کیا، جہاں معاشی مشکلات ہیں، IMF سے ڈیل کرنا ہے اور دوسرے وہاں پر اس کے انٹرنل جو اس کا جو کولیشن ہے، جو اس کے اتحادی ہیں، اس کے ساتھ اس کے معاملات میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں. پیپلز پارٹی ایک اپنا سٹانس لے رہی ہے. دوسری جانب IPPs کے حوالے سے جو اتنا بڑا ایشو جو پاکستانی قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑیوں کی طرح نوچا جا رہا ہے، اتنا بڑا ایشو ہے، اس کو آپ حل کرنا پڑے گا. اس حکومت کے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی خواہشات اور عوام کے مفاد کے مطابق اس IPPs کے معاملے کے اوپر ایکشن لیا جائے اور اس معاہدوں کو ختم کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑا معاشی ریلیف ملے گا، اکنامیکل ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ہی حکومت کو عوام کے پاس جانے کے لیے یا عوام کو کچھ بتانے کے لیے بڑی بہتر گراؤنڈ بن جائے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ
मौजूदा हुकूमत के अंदर या कहीं पर भी जब भी सियासी तौर पर कमज़ोर होती है हुकूमत, तो फिर दूसरे निज़ाम की बातें होती हैं, दूसरे सिस्टम्स की बातें होती हैं, कहीं टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, कहीं और मामलात के हवाले से बात हो रही है, जुडिशल एक्टिविज़म की बात हो रही है। बुनियादी तौर के ऊपर सबसे अहम किरदार जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस का है। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है जो बाहर मैंने कभी नहीं देखी, वो ये कि तमाम मामलात में अदलिया पे डिपेंड किया जा रहा है। हर मामला अदालत की तरफ चला जाता है। कोई सदर ममलिकत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। इलेक्शन कमीशन कुछ करता है, कोर्ट में चला जाता है। वो मखसूस नशिस्तों का मामला है, कोर्ट में। हमारे यहाँ कोर्ट्स का काम इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल और जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं उसको ही रह गया है, जबकि कोर्ट का ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं उनका फैसला करे, लेकिन चूंकि टाइम ही नहीं रहता। मेरा ख्याल ये कि इसके ऊपर सियासतदानों को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह वो अदलिया पे डिपेंड करते रहे तो मजबूरी होगी अदलिया की भी कि वो हाथ उठा दे और खुद बहुत सारे और निज़ाम के लिए या बहुत सारे और ऑप्शंस के लिए मौका पैदा होता है। मौका पैदा करने से बचाने के लिए खुद सियासतदानों को मुफाहमत, एक दूसरे को बर्दाश्त करना और एक दूसरे के जमहूरी हक का एहतराम करना सीखना होगा। अब हामिद साहब, जैसे आपने भी बात की है कि हर चीज़ के लिए अगर ये सियासतदान अदालतों पर रिलाय करें तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा अदालतें इंगेज हो रही हैं उतना ही इनके इख्तलाफात अगर बढ़ रहे हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है वो इदारा जिस पे सबकी नज़रें हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं इनकी ये सारी जो हर चीज़ के लिए अदालत से रुजू करना, चैलेंज करना, दो कि अदालतें अपनी जगह एक बहुत सुप्रीम इदारा है, उस पर हम सबको रिलाय करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो सियासतदान हैं इनका आपस का भी तो कोई मामला होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी है। देखिए पूरी दुनिया में ये होता है कि सियासतदान कोशिश करते हैं कि सियासी मामलात को अपने अंदाज में हल करें बजाय ये कि किसी और की तरफ देखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कभी मुक्तदरा की तरफ देखा जाता है, कभी अदलिया की तरफ देखा जाता है, अवाम की तरफ नहीं देखा जाता। और दूसरी बात ये कि अगर आप हर मामले में अदलिया को इन्वॉल्व करेंगे तो उसका एक और बड़ा नुकसान होता है, और वो ये कि हर इदारा फिर अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा समझने लग जाता है, अपनी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझने लग जाता है। वो जो मैं और आप बात करते हैं कि सब इदारों को अपनी हदूद में रहना है, हम उनको खुद मौका देते हैं कि वो अपनी हदूद से ऊपर जाएं। मुझे जब कहा जाए कि यार सारे मसाइल ही मैंने हल करने हैं या सारा कुछ मेरी कलम से तय होना है, तो फिर मैं खुद को बहुत सुपीरियर फील करने लग जाऊंगा। अदालतों की हद तक नहीं है, हमने नैब वाला मामला देखा है, हमने दीगर इदारों को देखा है कि जब भी उनके ऊपर हर चीज़ पे आप रिलाई किया है तो वो फिर आप बाद में पावर से ऊपर गए और फिर आप उन्हीं सियासतदानों को उनसे मसला हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अर्मिला आपकी इस रीडिंग को कि बिल्कुल चाहे वो नैब हो या कोई भी इदारा हो, जब उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय किया जाएगा तो वो फिर अपनी ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जब वो ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो जो उससे इफ़ेक्ट होगा वो चीखो पुकार करेगा, वो जनाब कहेगा जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। दरअसल ये हमने खुद मौका दिया होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सियासतदान के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है और वो ये कि एक दूसरे का जो इजहार राय है उसका एहतराम, एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझना, और सबसे बढ़कर ये कि ये बात तय कर लेना कि हमने अपने मसाइल अफ़हाम व तफ़हीम से तय करने हैं, बजाय ये कि हम अपने मामलात अदालतों की लड़ाई में लेके जाएं, हम अपने मामलात जो हैं वो दूसरे इदारों की तरफ लेके जाएं, या हम डर्टी पॉलिटिक्स करें। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान होता है। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया।